जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं बिहार पुलिस के सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप सभी को सबसे पहले हम यह बता देना चाहते हैं कि आपको 3 वीडियो डेली प्राप्त हो रहा होगा और तीनों का टाइमिंग आप लोग को बता देते हैं। उस टाइमिंग में पक्का अपलोड हो जाएगा वीडियो, तो समझिएगा। सबसे पहले आप लोग को बता दें कि आप लोग को जो है कि सुबह 7 बजे, सुनिएगा, सुबह में 7 बजे, सुबह में 7 AM में आपको जो है कि मिल जाएगा बिहार पुलिस का। किसका मिल जाएगा? बिहार पुलिस का। उसके बाद फिर आप लोग को बता देते हैं कि इसके जस्ट बाद आपको मिल जाएगा करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स का लगभग 9 बजे तक आप लोग को मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग को बता दें शाम में, याद रखिएगा कि शाम में जो है कि लगभग 8 बजे तक, 8 से 8:30 बजे के बीच में आप लोग को जो मिल जाएगा वह मिल जाएगा आपको जो है कि लूसेंट सीरीज। क्या मिल जाएगा? लूसेंट सीरीज। और यह सीरीज लगभग आपको 35 से 40 मिनट का रहेगा। यह भी आपको करंट अफेयर्स जो रहेगा वह 10 मिनट का रहेगा। और जो सुबह में आपको बिहार पुलिस का मिलेगा यह भी आपको 35 से 40 मिनट का मिलेगा। तो बस इस तरह से अभी हम फिलहाल इस पर काम करेंगे। इधर थोड़ा रेगुलर नहीं हो पा रहे थे क्योंकि थोड़ा सा जो है कि ड्यूटी जो है कि नाइट और डे जो हो जाता है, इसके थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। आप लोग समझिएगा, क्योंकि एक मतलब सिर्फ हम पढ़ाने पे नहीं है, हमको ड्यूटी भी करना रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो चलिए आज के सेशन को हम शुरुआत करते हैं। और जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं बस आप लोग देख लीजिए, उसको देखिएगा आपको कितना फायदा करेगा एग्जाम में, यह मेरा गारंटी है। नहीं तो आप जो सेट बना रहे होंगे पहले से, जो अगर आप हमको 1 महीना भी फॉलो किए होंगे तो कम से कम 10 से 15 नंबर इंक्रीज हुआ होगा आपका। यही हकीकत है, क्योंकि हम भी तैयारी करते हैं और हम भी तैयारी कर चुके हैं। और जहां जहां आप पढ़ने गए होंगे वहां हम पढ़ के बैठ चुके हैं। और एग्जाम का बात कीजिएगा तो एग्जाम लगभग 10 से 15 एग्जाम निकाले हुए हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो चलिए आज बिना कोई देरी किए हुए इस 35 से 40 मिनट के सेशन जो कि बिहार पुलिस जो भोकाल बैच है, इसमें लगभग आपको 200 से 300 से 400 क्वेश्चन देने का हम प्रयास करेंगे। कम से कम 300 तो जरूर देंगे इस 40 मिनट में। तो आप लोग उतना क्वेश्चन लेने का प्रयास कीजिएगा। और जो है कि आप लोग अपने एग्जाम देखिएगा, दिन जो है कि दिन घटते चल रहा है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। तो आप लोग अपने तैयारी को जो है कि मजबूती प्रदान कीजिए और डेली 1 से 2 सेट लगाइए। और अधिक से अधिक समझिए कि कम से कम मेरा नंबर 60 नंबर आए। कम से कम 60 नंबर आपको लाना है, चाहे जैसा भी सेट रहे बिहार पुलिस का। कम से कम 58, 60, 62 ये एवरेज आपको रखना है। समझ में आ गया? तो चलिए आज के सेशन को हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज का मोटिवेशनल क्वाइट, खुद से जीतने की जिद है मेरी, खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है, मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर ही जमाना है। तो समझ लीजिए कि दुनियादारी से आप मतलब नहीं रखिए, सीधा अपना आगे बढ़िए और आप सफलता को जो है कि आप पाइए। उसके बाद जो है कि जो भी दुनियादारी करना है, जो भी दोस्त यार आपको बनाना है, आप सफलता पाने के बाद बनाइए। और अभी अगर आपको सिर्फ अगर साथी बनाना है या दोस्त बनाना है, सिर्फ पुस्तक को बनाइए, बाद बाकी सबको जाने दीजिए जहां जा रहा है। लेकिन आप अपने कलम में ताकत रखिए और अपने पढ़ाई को मजबूती प्रदान कीजिए और दुनिया इस तरह से आपको बहुत आगे याद करेगी। तो चलिए इसी के साथ आज के हम सेशन को शुरुआत कर रहे हैं। तो आज का सेशन आप लोग जो है कि पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा, यह बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है। और हम जो क्वेश्चन अभी फिलहाल कर रहे हैं, यह क्वेश्चन बिहार पुलिस फायरमैन का पूछा हुआ परीक्षा जो हुआ था 2022 के अंदर में, हम लोग उस प्रश्न को ले रहे हैं और उससे संबंधित जो भी फैक्ट मतलब एग्जाम में आएगा वो चीज आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए अगला सवाल आज का पहला सवाल है कि राजेंद्र सेतु किस नदी पर है? तो याद रखिएगा राजेंद्र सेतु बिहार के पटना के हाजीपुर के आसपास है, जो कि आपका गंगा नदी पर है। किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। याद रखिएगा राजेंद्र सेतु। अगर हम बात करते हैं भारत के अंदर में इंदिरा गांधी नहर, तो भारत के अंदर में जो इंदिरा गांधी नहर है वह भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। भारत के अंदर में सबसे लंबी सिंचाई नहर पूछेगा तो इंदिरा गांधी नहर मारिएगा। और इंदिरा गांधी जो जल प्राप्त करती है वह आपका सतलज नदी से, सतलज और ब्यास से, सतलज और ब्यास ये दोनों नदी से याद रखिएगा इंदिरा गांधी नहर जो है वह जल प्राप्त करती है। और भारत की सबसे लंबी अगर पूछेगा नहर कौन सा है तो इंदिरा गांधी नहर मारिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार का जो है कि जो बांध बनाया गया है, जैसे भाखड़ा नागल बांध जो है वह सतलज नदी पे है, हीराकुंड बांध जो है वह महानदी पे है। उसी तरह से बात करते हैं आपका जो है कि
टेहरी बांध भागीरथी और भिलंगना नदी पे है। तो ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है, बस आप लोग ये सब याद रखते चलिएगा, एग्जाम में बहुत फायदा करेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि के सिवन जो अध्यक्ष थे वो किसके अध्यक्ष थे। तो इसका मतलब विभिन्न प्रकार के संस्था का आपको अध्यक्ष याद रखना पड़ेगा। यहां पर पूछ रहे हैं आपको इसरो का अध्यक्ष, किसका पूछ रहा है, इसरो का अध्यक्ष। तो समझिएगा इसरो के बारे में, इसरो के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि इसरो के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो आप लोग समझिएगा, इसरो के बारे में बता देते हैं। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसरो का जो स्थापना हुआ है याद रखिएगा 15 अगस्त के दिन, हाईलाइट दिन हुआ है 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना होता है। और इसरो का जो मुख्यालय है वह बेंगलोर में है। वह कहाँ में है, बेंगलोर में इसका मुख्यालय है। और इसरो के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो इसरो के जो पहले अध्यक्ष थे आप लोग याद रखिएगा विक्रम साराभाई थे। कौन थे, विक्रम साराभाई। इसरो के जो पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। अब जानते हैं बहुत बच्चा यहाँ कंफ्यूज करता है, कभी कभी उसके मन में आ जाता है होमी जहांगीर बाबा, कभी कभी उसके मन में आ जाता है विक्रम साराभाई। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप एक चीज समझिएगा, उससे आपका जो है कि डाउट क्लियर हो जाएगा। तो डाउट कैसे क्लियर होगा, आइए हम जो है कि आपको कुछ बताने का प्रयास करते हैं। जैसे आप देखते होंगे एक संस्था का आप लोग नाम लेते होंगे, बोलते होंगे शॉर्ट में उसको, यह पूरा नाम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। यानी कि भारत के अंदर में जो अंतरिक्ष का जो पिता कहा जाता है, अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता, वो विक्रम साराभाई को कहा जाता है। इसीलिए एक संस्था का नाम है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का स्थापना किसने किया है, आपका भारत के अंदर अंतरिक्ष विभाग के अंतरिक्ष आयोग का जो पहले अध्यक्ष थे वो विक्रम साराभाई थे, इन्होंने स्थापना किया था। जब विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष का चीज ले लिया तो आप जो है कि विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष ले लिया। अंतरिक्ष का मतलब हो गया आपका इसरो। अंतरिक्ष का मतलब क्या हो गया, इसरो। वहीं आप जो है कि होमी जहांगीर भाभा क्या ले लेगा, होमी जहांगीर भाभा आपका ले लेगा परमाणु विज्ञान का पिता, या फिर भारत के अंदर में परमाणु आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो होमी जहांगीर भाभा ही बने थे, होमी जहांगीर भाभा ही बने थे। तो ये सब क्वेश्चन आप याद रखिएगा। तो इसरो का स्थापना हो गया था 15 अगस्त 1969 को, फुल फॉर्म देख लिए। और इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। और इसके पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। और याद रखिएगा वर्तमान में जो इसके 10वें नंबर के जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं एस सोमनाथ। कौन बने हैं, एस सोमनाथ। और एस सोमनाथ जो बने हैं 10वें नंबर के। और एस सोमनाथ ने जो स्थान लिया था वो किसका स्थान लिया है, तो याद रखिएगा वह लिए थे के सिवन का। किसका स्थान लिए थे, के सिवन का। के सिवन जो थे वो जो है कि जब आपको पता है इसरो के द्वारा जब चंद्रयान सेकंड लॉन्च किया जा रहा था, आप लोग को पता है चंद्रयान थर्ड, आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों क्लियर कर देते हैं। चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड और फिर चंद्रयान थर्ड। सुनिएगा कब कब लॉन्च किया है और उस समय अध्यक्ष कौन थे, यह क्वेश्चन एग्जाम में आता है क्योंकि यह सब स्टैटिक बन चुका है। तो चंद्रयान फर्स्ट जो लॉन्च किया गया था, आप लोग याद रखिएगा चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। 22 अक्टूबर 2008 को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था चंद्रयान फर्स्ट। और उस समय जो इसरो के अध्यक्ष थे वो माधवन साहब थे। कौन थे, माधवन साहब, याद रख लीजिएगा। वहीं चंद्रयान सेकंड जो लॉन्च किया गया था वो लॉन्च किया गया था 22 जुलाई को। कब लॉन्च किया गया था, 22 जुलाई को, 22 जुलाई 2019 को। और उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे के सिवन। कौन थे, के सिवन, याद रखिएगा। और के सिवन का एक उपनाम है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से के सिवन को जानते हैं। यह क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में भी पूछा जा चुका है। आगे आप लोग जो है कि रेडी रहिएगा, इस क्वेश्चन अगर आ जाता है एग्जाम में। वही जैसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हैं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हैं। और याद रखिएगा रॉकेट मैन पूछेगा तो के सिवन मार देंगे, जो 2019 में जो है कि चंद्रयान सेकंड को लॉन्च करवाया था। समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं उसके बाद अगर बात करते हैं चंद्रयान थर्ड का, तो चंद्रयान थर्ड जो लॉन्च किया गया था, चंद्रयान थर्ड जो लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा आपका क्या तारीख को, तो 14 जुलाई को। कब लॉन्च किया गया था, 14 जुलाई को, याद रखिएगा 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था 2023 में। और इस समय जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो याद रखिएगा आपका जो है कि एस सोमनाथ थे। कौन थे, एस सोमनाथ थे। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और चंद्रयान थर्ड जहां पर उतरा है उस जगह को नाम दिया गया है शिव शक्ति। क्या नाम दिया गया है, शिव शक्ति। आप लोग याद रखने का प्रयास
प्रयास कीजिएगा तो ये सब क्वेश्चन आता है। तो देखिएगा उसी क्वेश्चन में जिसमें पूछा गया था कि के सिवन जो अध्यक्ष थे वो किसका थे, तो इसरो आप लोग को पता चल गया, लेकिन वर्तमान में एस सोमनाथ मारिएगा। लेकिन इसी ऑप्शन में यहाँ पर डीआरडीओ भी दिया हुआ है, डीआरडीओ भी दिया हुआ है। तो डीआरडीओ जो है वह भारत का भी एक प्रकार का संस्था है, एक प्रकार का संस्था है। जिस तरह से अमेरिका के अंदर में आप लोग देखते होंगे नासा है, जो कि विभिन्न प्रकार के यान को जो है कि प्रक्षेपित करता है या उपग्रह को लॉन्च करता है। तो डीआरडीओ जो है, डीआरडीओ का स्थापना याद रखिएगा कि डीआरडीओ का स्थापना 1958 में हुआ है। 1 जनवरी 1958 को, 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ का स्थापना हुआ है। और याद रखिएगा कि डीआरडीओ जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष है समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत। समीर वी कामत वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। और डीआरडीओ का स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुआ था। और डीआरडीओ के जो पहले अध्यक्ष बने थे वो बने थे, पहले अध्यक्ष पूछेगा तो याद रखिएगा डीएस कोठारी। डीएस कोठारी, अभी तक एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा नहीं है, आगे पूछ सकता है। डीआरडीओ के पहले अध्यक्ष थे डीएस कोठारी। डी से डीआरडीओ, डी से डी मारना है, डी से डीआरडीओ, डी से डी मारना है, डीआरडीओ हो गया। वहीं ऑप्शन में आपको एक और दिख रहा है जो है कि सेबी। क्या दिखना है? सेबी, SEBI, सेबी। तो याद रखिएगा सेबी का जो स्थापना हुआ है वो हुआ है कब, तो याद रखिएगा आपका 1988 में हुआ है। कब हुआ स्थापना? 1988 में हुआ है। लेकिन इसका जो इसके लिए जो अधिनियम आया था 1992 में। कब अधिनियम आया था? 1992 में। यानी 1992 अधिनियम के तहत 1988 ईस्वी में सेबी का स्थापना हुआ है। और सेबी का फुल फॉर्म होता है द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सेबी का जो मुख्यालय है वह मुंबई में है। सेबी का मुख्यालय कहां है? मुंबई में है। उसके बाद फिर आपका जो है कि बार्क का मुख्यालय कहां है? BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका मुख्यालय भी कहां है? मुंबई में है। SBI बैंक का मुख्यालय कहां है? मुंबई में है। उसके बाद RBI बैंक का मुख्यालय कहां है? मुंबई में है। फिर आपका जो है कि LIC का मुख्यालय कहाँ है? यह भी मुंबई में है। एक और बैंक है नाबार्ड। नाबार्ड का मुख्यालय भी कहाँ है? मुंबई में है। नाबार्ड का मुख्यालय भी कहाँ है? मुंबई में है, याद रखिएगा। और नाबार्ड में देखिएगा 6 अक्षर है, NABARD। नाबार्ड में कुल 6 अक्षर है। इसीलिए नाबार्ड का स्थापना 6ठी पंचवर्ष योजना में याद रखना है और 1982 में हुआ था। कब हुआ था? 1982 में हुआ था। और शिवरमन कमेटी के सिफारिश पर हुआ था। शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर नाबार्ड बैंक का स्थापना 1982 में हुआ था, याद रखिएगा। और नाबार्ड जो है वह एक प्रकार का आपका कृषि से संबंधित बैंक है। कृषि से संबंधित बैंक है, याद रख लीजिएगा। यानी नेशनल एग्रीकल्चर करके होता है, याद रखिएगा। यानी कृषि से संबंधित नाबार्ड है। आगे बढ़ते हैं सेबी। तो सेबी का स्थापना जो हुआ था, सेबी का स्थापना 1988 में हुआ है, लेकिन अधिनियम 1992 के तहत हुआ था। सेबी का स्थापना 1988 में हुआ है, लेकिन अधिनियम 1992 में। इसका मुख्यालय कहाँ में है? तो याद रखिएगा मुंबई में है। और इसकी पहली महिला अध्यक्ष जो बनी थी, इसकी पहली महिला अध्यक्ष जो बनी थी वह कौन बनी है? तो याद रखिएगा माधवीपुरी बुच। कौन बनी है? माधवीपुरी बुच बनी है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। इसमें एक और ऑप्शन है आपका RBI। कौन सा ऑप्शन है? RBI। यानी हम सभी प्रकार के ऑप्शन को भी क्लियर करने का प्रयास करते हैं जो उससे क्वेश्चन बनता है, तो समझिएगा। RBI का स्थापना 1934 अधिनियम के तहत, RBI का स्थापना 1934 अधिनियम के तहत 1935 में हुआ था। और वह दिन था 1 अप्रैल। कौन सा दिन था? 1 अप्रैल दिन था। और जब RBI का स्थापना हुआ था तो उस समय RBI का मुख्यालय कोलकाता हुआ करता था। कहां हुआ करता था? कोलकाता। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है रेलवे का कि भारत के अंदर में जो RBI का स्थापना हुआ था, स्थापना के समय उसका मुख्यालय कहां था? तो स्थापना के समय उसका मुख्यालय कलकत्ता था, लेकिन बाद में उसका स्थानांतरण करके जो है कि कहां कर दिया गया? मुंबई कर दिया गया। कहां कर दिया गया? मुंबई। इसीलिए अगर पूछेगा वर्तमान में RBI का मुख्यालय कहां है, तो मुंबई मारिएगा। क्या मारिएगा? मुंबई मारिएगा। और RBI के जो पहले गवर्नर बने थे,
आरबीआई के जो पहले गवर्नर बने थे वो कौन बने थे? तो याद रखिएगा, आरबीआई के पहले गवर्नर बने थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। सर ऑसबोर्न स्मिथ, सर ऑसबोर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर बने थे। वहीं अगर हम बात करते हैं आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन बने थे, तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर बने थे सीडी देशमुख। कौन बने थे? सीडी देशमुख बने थे। वहीं अगर बात करते हैं कि आरबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष गवर्नर कौन है, तो आरबीआई के वर्तमान में जो गवर्नर है वह आपके शक्तिकांत दास है। वह कौन है? शक्तिकांत दास है। याद रखिएगा, यह कितने नंबर के हैं? या 25वें नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। आप लोग याद रख लीजिएगा। और आरबीआई का जो स्थापना हुआ है वह समिति थी हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर याद रखिएगा 1935 में 1 अप्रैल के दिन इसका स्थापना हुआ था। और आरबीआई का जो याद रखिएगा, आरबीआई का जो चिन्ह है, आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह है वह प्रतीक चिन्ह है आपका ताड़ का पेड़। कौन सा पेड़ है? ताड़ का पेड़ है। याद रखिएगा, इसी को हम लोग इंग्लिश में पॉम कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉम कहते हैं। और इसी के नीचे एक शेर बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है? शेर बैठा हुआ है। तो ये सब क्वेश्चन आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह क्वेश्चन आपको जितना बता रहे हैं आप लोग बस रिकॉल करते चलिएगा, बहुत फायदा होगा। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं बस आप याद रखते चलिएगा। देखिएगा हुबहू क्वेश्चन आपको कम से कम 50 मिलेगा एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कि कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो याद रखिएगा, यहां क्वेश्चन पूछा गया है विद्युत को यांत्रिक में। विद्युत को बोला है यांत्रिक में। तो याद रखिएगा, विद्युत को यांत्रिक में करता है विद्युत मोटर। कौन करता है? विद्युत मोटर। इसका मतलब यहां पर है कि पहले विद्युत है, विद्युत से यांत्रिक में परिवर्तित हो रहा है। इसका मतलब उसमें पहले से विद्युत रहना चाहिए। यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर। कौन परिवर्तित करता है? विद्युत मोटर। उसी तरह से अगर हम लाउड स्पीकर देखते हैं तो लाउड स्पीकर आपको पता है कि लाउड स्पीकर इस तरह से रहता है। इसमें हम जो है कि विद्युत देते हैं, विद्युत देने के बाद वह ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा निकाल के देती है आपको। क्या देती है? ध्वनि। यानी इसमें हम पहले विद्युत दिए, इसमें क्या दिए? पहले हम विद्युत दिए, विद्युत के बाद यह हमको क्या दे दिया? तो ध्वनि दे दिया। तो लाउड स्पीकर याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जैसा कि आप लोग को पता है। वहीं अगर हम बात करते हैं विद्युत बल्ब, क्या बात करते हैं? विद्युत बल्ब। यानी घर सब में जो आप विद्युत बल्ब जलाते हैं, लाल वाला बल्ब जो जलाते हैं, तो समझिएगा उसमें हम क्या दिए? तो उसमें हम विद्युत दिए। अब विद्युत से ये हमको क्या दे दिया? प्रकाश दे दिया। और प्रकाश के साथ साथ हमको क्या दे दिया? तो प्रकाश के साथ साथ हमको उष्मा भी दे दिया। क्या दे दिया? उष्मा। देखते होंगे आप लोग ठंडा दिन में जो है कि लाल बल्ब का यूज कीजिएगा तो गर्मी लगता है। तो इसका मतलब वो हमको उष्मा भी दे रहा है और प्रकाश भी दे रहा है। लेकिन हम उसको क्या दे रहे थे पहले? तो विद्युत। यानी विद्युत ऊर्जा से आपका प्रकाश और उष्मा ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा विद्युत बल्ब। वहीं अगर बात करते हैं मोमबत्ती, तो मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा में, क्योंकि मोमबत्ती जो होता है वो एक प्रकार के केमिकल से बनता है, यानी रसायन से बनता है। अब फिर उसको जलाते हैं तो वो हमको प्रकाश भी देता है और गर्मी भी देता है, यानी उष्मा भी देता है। वहीं अगर बात करते हैं आपका माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन याद रखिएगा आपको विद्युत ऊर्जा को, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं सोलर सेल, सौर प्लेट जो लगाते हैं आप लोग, सौर प्लेट जो लगाते हैं वह सौर ऊर्जा को कन्वर्ट करके आपको विद्युत ऊर्जा दे देता है। क्या दे देता है? विद्युत ऊर्जा दे देता है। वहीं अगर हम बात करते हैं ट्यूबलाइट का, तो ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को उष्मा, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा, क्योंकि ट्यूबलाइट आपको गर्मी नहीं देता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सितार। तो सितार याद रखिएगा यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सितार याद रखिएगा यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सितार एक प्रकार का यंत्र है, यंत्र को बजाने के बाद उससे ध्वनि निकलती है। क्या निकलती है? ध्वनि निकलती है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि घनानंद की रचना जो हुई थी वह किस भाषा में लिखी थी? तो आपको पता है नंद वंश के संस्थापक जो थे वह महापद्म नंद थे। नंद वंश के अगर बात करते हैं तो नंद वंश के अगर पूछेगा संस्थापक कौन था, तो नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद। कौन थे? महापद्म नंद। और महापद्म नंद जो था वह पहला शासक हुआ, लेकिन नंद वंश का जो सबसे अंतिम शासक हुआ था वह घनानंद हुआ था। वह कौन हुआ था? घनानंद हुआ था। और घनानंद ने जो अपना सभी प्रकार का जो साहित्य लिखने का प्रयास किया था वह ब्रज भाषा में। किस भाषा में?
ब्रजभाषा में। और याद रखिएगा घनानंद को ही हराकर, घनानंद को ही हराकर, यानी कि नंद वंश का सबसे अंतिम शासक घनानंद हुआ, क्योंकि घनानंद को ही हराकर याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया घनानंद को हरा के, अर्थात नंद वंश के बाद जो स्थापना हुआ है, या नंद वंश के स्थान पर जो मगध साम्राज्य पे स्थापना हुआ है वह मौर्य वंश का। और मौर्य वंश ने किसको मारकर हुआ है, तो घनानंद को मार के। और घनानंद को हराने में जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो मदद किया था वह इसी का प्रधानमंत्री आगे चल के बना, या इसी के दरबार में रहते थे, जिनका नाम चाणक्य था। क्या नाम था? चाणक्य था, चाणक्य था। या इसी को हम लोग विष्णुगुप्त बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? विष्णुगुप्त बोल सकते हैं, या इसी को हम लोग कौटिल्य बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कौटिल्य बोल सकते हैं। यानी जब चंद्रगुप्त मौर्य जीत कर शासक बने, तो शासक बनने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का जो सपोर्ट किया था चाणक्य ने, चाणक्य को प्रधानमंत्री के पद पर बैठा दिया। किस पद पर बैठा दिया? प्रधानमंत्री के पद पर बैठा दिया, याद रखिएगा। और चाणक्य के या विष्णुगुप्त या कौटिल्य के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक बहुत फेमस है, जो बार बार एग्जाम में आता है। उस पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। कौन सी पुस्तक है? अर्थशास्त्र पुस्तक है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा तो आप बता सकते हैं कि अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना जो चाणक्य ने किया था वह कौन से वंश से संबंधित था, तो मौर्य वंश से, अर्थात मौर्य के शासन से संबंधित था। मौर्य ने किस प्रकार से शासन करते थे, नहीं करते थे, अर्थात मौर्य वंश के राजनीति के बारे में। किसके बारे में? राजनीति के बारे में। याद रखिएगा, सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध किससे है, तो आप लोग आंसर लगाइएगा राजनीति से है। किससे है? राजनीति से है। और राजनीति में भी कौन वंश से है, तो याद रखिएगा मौर्य वंश से। किससे है? मौर्य वंश से। आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो जितना क्वेश्चन बता रहे हैं आपको लेके, वह क्वेश्चन आपका एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बस आप लगातार मेहनत कीजिए। 2-2.5 महीना जितना समय बचा हुआ है, 50 दिन, 50 दिन में इतना झोंक दीजिए अपने आप को एग्जाम के लिए, पढ़ाई के लिए। समझिए रिजल्ट आपका PDF में नाम आना चाहिए, और इतना फिर रनिंग कीजिए कि आपका जाके मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, और उसके बाद तो फिर जिंदगी अपना है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है आपका अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। इसका मतलब दिवस से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो लगभग आपको शिक्षा से संबंधित हम 5-6 बताते हैं, 2-4-10 एक्स्ट्रा बता देते हैं। आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा मेरे साथ, जो कि आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो समझिएगा। सबसे पहले आपको बता देते हैं, साक्षरता पूछा है तो साक्षरता ही बता देते हैं। तो साक्षरता दिवस जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 8 सितंबर को। कब मनाते हैं? 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाते हैं। वहीं आप लोग को अगर बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो राष्ट्र लेवल पे जो शिक्षा दिवस मनाते हैं, आप लोग को पता है कि जो एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर बता रहे हैं वो भी सुनिए, प्रयास कीजिएगा। इन्हें कभी दिवस हम बता रहे हैं, बस खाली दिवस जो वहाँ पर लिखे बस वही हम पढ़ लिए, उससे कोई मतलब नहीं है। हम 2-4 को आपको दिवस के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट देते हैं, तो सुनिएगा। भारत के अंदर में पहले भारत के जो शिक्षा मंत्री बने थे, भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री बने थे वो अबुल कलाम आजाद बने थे। ठीक है, भारत के जो पहले मंत्रिमंडल का गठन हुआ था उसमें शिक्षा मंत्री का जो पद दिया गया था वो आपके अबुल कलाम आजाद को दिया गया था। और अबुल कलाम आजाद जब भारत के पहले शिक्षा मंत्री बनते हैं, अबुल कलाम आजाद जब भारत के पहले शिक्षा मंत्री बनते हैं, तो उनके सम्मान में प्रत्येक वर्ष उनके जन्म तिथि था 11 नवंबर। कब था? 11 नवंबर, याद रखिएगा। प्रत्येक 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हम लोग मनाना शुरू किए। और याद रखिएगा यह किनके स्मरण में, तो आप लोग बताइएगा। जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे ना, याद रखिएगा अबुल कलाम आजाद। और अबुल कलाम आजाद का एक पुस्तक 1 नंबर भी आई है, जो 1000 बार से भी ज्यादा एग्जाम आया है, जिसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। क्या नाम है? इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो अबुल कलाम आजाद है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अभी जो बात की वो राष्ट्र लेवल पे शिक्षा का बात की है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो हम लोग मनाते हैं वो कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हम लोग मनाते हैं आपका जो है कि 24 जनवरी को। कब मनाते हैं? 24 जनवरी को। इसमें 2 और दिवस आपको सेट करना है। एक आपको करवा देंगे राष्ट्रीय बालिका दिवस, सुनिएगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस
प्लस अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, प्लस आप एक और दिवस याद रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश दिवस। कौन सा दिवस? उत्तर प्रदेश दिवस, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना जो हुआ था वह 24 जनवरी 1950 को हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुआ था, याद रखिएगा। इसीलिए प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस भी 24 जनवरी को मनाते हैं। अर्थात आपको हम एक जुगाड़ देते हैं, आप जुगाड़ याद रख लीजिएगा। यूपी के बालिका को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा चाहिए, यूपी के बालिका को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा चाहिए, यानी यूपी दिवस यूपी के बालिका यानी राष्ट्र लेवल का बालिका यानी राष्ट्र बालिका को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा चाहिए 24 जनवरी को। समझ में आया कि नहीं? और यहीं पर आपको लिख देते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, क्योंकि यहाँ राष्ट्र बालिका लिखे हैं, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बालिका, इससे हाईलाइट ये क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस अगर आपको पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस तो मारिएगा 11 अक्टूबर। कितना मारिएगा? 11 अक्टूबर। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका, वहीं ये हो गया आपका साक्षरता दिवस 8 सितंबर, राष्ट्र शिक्षा दिवस 11 नवंबर, अंतर्राष्ट्रीय जो है कि शिक्षा दिवस 24 जनवरी को और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका मधुमेह दिवस, तो मधुमेह दिवस याद रखिएगा 14 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? दिवस हमको लगभग 150-200 दिवस याद है, उससे भी ज्यादा, लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट है 10 पीस आपको हम वो बताते हैं। ऐसा नहीं का कोई इजी हम लिख रहे हैं तो, क्योंकि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मधुमेह दिवस 14 नवंबर को, और 14 नवंबर को मधुमेह दिवस के साथ साथ हम लोग मनाते हैं बाल दिवस। क्या मनाते हैं? बाल दिवस मनाते हैं, और मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं आपका महिला दिवस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग मनाते हैं 8 मार्च को। कब मनाते हैं? 8 मार्च को। वहीं राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 13 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हम लोग रेडियो दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? रेडियो दिवस मनाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं विश्व हिंदी दिवस, सुनिएगा, जो लिखते हैं आप याद रखिएगा, क्वेश्चन फंसेगा। और जितने दिन हम बताए हैं क्वेश्चन आया है। विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को। कब मनाते हैं? 10 जनवरी। और राष्ट्र लेवल पे जो हिंदी मनाते हैं, राष्ट्र हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो याद रखिएगा, राष्ट्र हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। और हिंदी को राज की भाषा के रूप में जो अपनाया था संविधान सभा ने, वो याद रखिएगा आपका 14 सितंबर 1949 को अपनाया था। 14 सितंबर 1949 को भारत के राजकीय भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया। और प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को जो हिंदी दिवस हम लोग मनाना शुरू किए हैं वह 1953 से। कब से शुरू किए हैं? 1953 से। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और 8वीं अनुसूची, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में राजभाषा की संख्या जो था वह 14 था, और समय समय पर संशोधन करके वर्तमान में कुल 22 राजभाषा हो गया है। और भारत के अंदर में संविधान संशोधन करने वाली सबसे बड़ी संस्था संसद होती है। कौन होती है? संसद होती है। आप लोग याद रखिएगा, जितना चीज बताते हैं आप याद रखिए ना, एग्जाम में तो आएगा ही। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपको जो है कि विज्ञान दिवस। अगर हम बात करते हैं विज्ञान दिवस, तो विज्ञान दिवस यानी विश्व विज्ञान पहले बता देते हैं। विश्व विज्ञान दिवस हम लोग मनाते हैं 10 नवंबर को। कब मनाते हैं? 10 नवंबर को। वहीं याद रखिएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी को। कब मनाते हैं? 28 फरवरी। वहीं मतदाता दिवस मनाते हैं हम लोग 25 जनवरी। कब मनाते हैं? 25 जनवरी। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका जो है कि जीएसटी दिवस मनाते हैं 1 जुलाई को। जीएसटी दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई को। और एसबीआई का स्थापना दिवस भी मनाते हैं 1 जुलाई को। वहीं डॉक्टर दिवस या चिकित्सक दिवस भी मनाते हैं 1 जुलाई को, याद रखिएगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं आपका संविधान दिवस या विधि दिवस या कानून दिवस, ये सब दिवस हम मनाते हैं, तीनों एक ही दिवस है, याद रखिएगा 26 नवंबर को। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। वहीं याद रखिएगा पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। वहीं आप याद रखिएगा वानिकी दिवस, बहुत फेमस क्वेश्चन है। वानिकी दिवस हम लोग मनाते हैं क्या तारीख को? तो विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं हम लोग 21 मार्च को। कब मनाते हैं? 21 मार्च को। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका जो है कि क्या कहते हैं कि जैव विविधता दिवस यानी बायोडाइवर्सिटी डे जो मनाते हैं वह क्या तारीख को मनाते हैं? तो याद रखिएगा जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आगे भी आते रहेगा, बस आप लोग लगातार मेहनत कीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर
अगला प्रश्न है आपका कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। अब आप बताइए, जो हम वहां पर से आपको हम कितना बार लगभग, अगर आप शुरू से वीडियो जो लड़का फॉलो कर रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि यह चीज हम कम से कम 100 बार बोले होंगे। यह पुस्तक का नाम ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये दोनों पुस्तक हम 100 से भी ज्यादा बार बोले होंगे, यह मेरा गारंटी है। नहीं तो मेरा शुरू जो वीडियो देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि आप जल्दी से आगे बढ़िए, ये सब क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। यही हकीकत है, जो नया होइएगा उसके लिए हम बोल रहे हैं, इसीलिए आप लोग लगातार बन कर रहिए। तो हम 2 पुस्तक बताते हैं, जल्दी से फिर से आपको लिख देते हैं, ट्रिक से बता देंगे। ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ देखिएगा, ओरिजिन ऑफ लाइफ है एक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ लाइफ, और एक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो सुनिएगा, दोनों पुस्तक सुनने में एक ही तरह लग रहा है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा नाम में अंतर हो जा रहा है। तो यही नाम में आप क्लियर कर लीजिए, आपका एग्जाम में बन जाएगा क्वेश्चन। तो सुनिएगा, यहां पर आप कैसे इसको याद रखिएगा, याद कैसे रखिएगा, आप सुनने का इसको प्रयास कीजिएगा। तो सुनिएगा, एक है ओरिजिन ऑफ लाइफ, एक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। यानी लाइफ को जो है ओपन कीजिए। क्या कीजिए? ओपन। नहीं कहता है कि अरे यार लाइफ को हम खुल के ही नहीं जी पा रहे हैं, लाइफ को जो है ओपन करके जीना चाहिए। तो इसका मतलब लाइफ ऑफ ओपेरिन, लाइफ सॉरी ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है इसके लिए ओपन कीजिए। लाइफ को क्या कीजिए? ओपन कीजिए। देखिएगा काम बन जाएगा। लाइफ को क्या कीजिए? ओपन कीजिए। बस इतना सा आप याद रखिए ना, दोनों पुस्तक मारा जाएगा एग्जाम में। ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ को क्या करना है? ओपन। ओपन से बना देना है ओपेरिन, ओपन से क्या बना देना है? ओपेरिन बना देना है। वही ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है इसके लिए आ जाएगा चार्ल्स डार्विन। क्या आ जाएगा? चार्ल्स डार्विन। जब लाइफ को ओपन कर दिए तो स्पीसीज में डार्विन मारना है। स्पीसीज में क्या मारना है? डार्विन मारना है, याद रखिएगा। और आपको पता है कि आपका जो ये वर्गीकरण की जो आधारभूत इकाई है, वर्गीकरण की जो आधारभूत इकाई है वह स्पीसीज या जाति है, आप लोग को पता है। और उस पुस्तक का लेखक है डार्विन। और डार्विन ने आपका नेचुरल सिलेक्शन का भी सिद्धांत दिया है। डार्विन ने आपका प्राकृतिक चयनवाद का भी सिद्धांत दिया है, जैसा कि आप लोग को पता है, आप लोग याद रखिएगा। समझ में आ गया? और अगर हम बात करते हैं लिनियस का, किसका बात करते हैं? लिनियस। तो लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है, वर्गीकी का पिता लिनियस को कहा जाता है। और लिनियस ने भी एक पुस्तक लिखा है, इसका पुस्तक भी बहुत फेमस है, याद रखिएगा। लिनियस का पुस्तक है, याद रखिएगा, सिस्टम ऑफ नेचर। क्या है पुस्तक? सिस्टम ऑफ नेचर। सिस्टम ऑफ नेचर पुस्तक के जो लेखक है वह लिनियस है। सिस्टम ऑफ नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? लिनियस है। और लिनियस को वर्गीकी के पिता के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? मेंडल को। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? मेंडल को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्या नाम है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। याद रखिएगा, यह आपका विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि अहमदाबाद के अंदर में स्थित है। और उसी के पूरे तरह का अगर हम परिसर का नाम अगर देखिएगा तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर जो पहले था, जो है कि वह अभी भी उसी के नाम पर है, लेकिन क्रिकेट स्टेडियम का सिर्फ नाम बदल के जो है कि आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। आप लोग याद रख लीजिएगा। समझ में आया? और अहमदाबाद में ही विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो मूर्ति बनी है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में 2018 में नरेंद्र मोदी के द्वारा 31 अक्टूबर के दिन उद्घाटन किया गया। क्योंकि प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, यह यूनिटी दिवस हम लोग मनाते हैं 31 अक्टूबर को। याद रख लीजिएगा, पटेल की जयंती। क्योंकि भारत के अंदर में जो विभिन्न प्रकार के देशी रियासत बटे हुए थे, उनको मिलाने का काम या उसको एक करने का काम जो किए थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। और उनका साथ जो निभा रहे थे वह वीपी मेनन निभा रहे थे। कौन निभा रहे थे? वीपी मेनन निभा रहे थे। और उसी मिलाने के क्रम में हैदराबाद को जब मिलाने गया था 1948 ईस्वी में, तो समझिएगा कि 1948 ईस्वी में वहां पर जो है कि वह मिलने से इनकार कर दिया। आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, मिलने से इनकार कर दिया। और तभी जो है कि आपको पता है कि भारत के पहले गृह मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। और उनके द्वारा जो है कि विभिन्न प्रकार के पुलिस कार्रवाई करना पड़ा हैदराबाद को लेकर। और हैदराबाद में भारतीय पुलिस के द्वारा ऑपरेशन पोलो किया गया, ऑपरेशन कैटरपिलर किया गया, तब जाके हैदराबाद मिला। तो क्वेश्चन पूछता है कि हैदराबाद जो देशी रियासत था वह उसे मिलाने के लिए
कौन सा ऑपरेशन करना पड़ा, तो याद रखिएगा ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो। और भारत में जिस दिन मिला था, याद रखिएगा वह डेट था 17 सितंबर, 17 सितंबर 1948 को भारत में मिला, याद रखिएगा पुलिस कार्रवाई के तहत। यह डेट हम काहे आपको बता रहे हैं 17 सितंबर, क्योंकि इसी डेट में हाल ही में नरेंद्र मोदी ने इसी वर्ष से प्रतिवर्ष हैदराबाद जो है कि स्वतंत्रता दिवस मनाने का घोषणा किया है। तो हैदराबाद स्वतंत्रता दिवस कब मनाएंगे, तो 17 सितंबर 1948 से को हुआ था, इसीलिए 17 सितंबर को हैदराबाद जो है कि स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाना शुरू किए हैं। और इसको किस आधार पर मिलाया है, तो इसको पुलिस कार्रवाई के आधार पर मिलाया है, और ऑपरेशन पोलो या ऑपरेशन कैटरपिलर। वहीं अगर हम बात करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा देशी रियासत भी कौन था, तो याद रखिएगा हैदराबाद। भारत के अंदर में विभिन्न प्रकार के देशी रियासत थे, छोटे बड़े मिलाकर लगभग 562 देशी रियासत थे। कोई कोई बुक 565 भी लिखता है, कोई कोई बुक 539 भी लिखता है, लेकिन आप याद रखिएगा 562। कितना याद रखिएगा, 562 याद रखिएगा। लगभग आपको सब ऑप्शन नहीं देगा एग्जाम में, तो समझिएगा। तो जब इनको मिलाया जा रहा था तो याद रखिएगा पुलिस कार्रवाई पर, वहीं यह हैदराबाद जो देशी रियासत था, यह भारत का सबसे बड़ा देशी रियासत था, याद रखिएगा। और हैदराबाद जो एक स्वतंत्र शहर का जो पहले स्थापना किया था, वह चिनकिलीज खान ने किया था। किसने किया था, चिनकिलीज खान ने किया था, और उसे हम लोग निजाम उल मुल्क के नाम से भी जानते हैं। हैदराबाद लिख देते हैं यहाँ पर, हैदराबाद जो स्वतंत्र शहर का जो स्थापना किया गया था, वह चिनकिलीज खान के द्वारा, किसके द्वारा, चिनकिलीज खान के द्वारा किया गया था। और याद रखिएगा चिनकिलीज खान को याद रखिएगा निजाम उल मुल्क के नाम से जानते हैं, निजाम उल मुल्क के नाम से, निजाम उल मुल्क के नाम से चिनकिलीज खान को जानते हैं। और यह चिनकिलीज खान या निजाम उल मुल्क का संबंध था आसफ जाही राजवंश से। किस राजवंश से, आसफ जाही राजवंश से। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और हैदराबाद शहर जो है वह मूसी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे है। और भारतीय मिश्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय भी कहाँ में है, हैदराबाद में है। कहाँ में है, हैदराबाद में है। तो आप ये सब फैक्ट याद रखने का प्रयास कीजिएगा। वहीं भारत के अंदर में बता देते हैं जूनागढ़ जो देशी रियासत था, उसको मिलाने का काम किया गया था जनमत संग्रह के द्वारा। किसके द्वारा, जनमत, जो से जूनागढ़, जो से जनमत संग्रह, जो से जूनागढ़, जो से जनमत संग्रह। वहीं याद रखेगा जम्मू कश्मीर को जो मिलाया गया था, वह मिलाया गया था विलय पत्र से। किससे मिलाया गया था, विलय पत्र से। आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं, तो उसे लू कहते हैं। क्या कहते हैं, लू। जैसे हम लोग उत्तर भारत में रहते हैं, बिहार उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का लाया, तो उसमें से जो उत्तर भारत में देखते होंगे गर्मी के दिन में हम लोग बच्चे से सुनते हैं अपने माता पिता के द्वारा या गार्जियन के द्वारा कि बाहर नहीं निकलना है गर्मी में, क्योंकि वहां पर लू चलता है। क्या चलता है, लू। तो याद रखना है कि गर्मी के दिन में चलने वाली उत्तर भारत की हवा को लू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, लू के नाम से। और उत्तर भारत का सबसे प्रसिद्ध जो शास्त्र नृत्य है वह कौन सा है, तो कथक है। कौन सा है, कथक। उत्तर भारत का सबसे पवित्र शास्त्र नृत्य जो है वह कथक है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और भारत के अंदर में अगर बात करते हैं कि आपका जो भरतनाट्यम है, शास्त्र नृत्य, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, और उसे याद रखिएगा सदीर के नाम से जाना जाता है। उनका पुराना नाम क्या है, सदीर। भरतनाट्यम का पुराना नाम सदीर है। वहीं ओडिसी जो है, उड़ीसा के अंदर में शास्त्र नृत्य, उसका पुराना नाम गोटीपुआ है। क्या है, गोटीपुआ है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सतरिया शास्त्र नृत्य कहाँ का है, तो सतरिया असम का है। सतरिया कहाँ का है, असम का। वहीं मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का है। याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल यहां पर है कि विभिन्न प्रकार के हवा का नाम बता देते हैं। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो विभिन्न प्रकार के विभिन्न जगह के हवा को किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग समझिएगा। जैसे चिनूक, चिनूक बहुत फेमस है। चिनूक, चिनूक जो है वह आपका यूएसए कनाडा का है। कहाँ का है, यूएसए कनाडा का है। अर्थात रॉकीज पर्वत पर भी चलती है। किस पर्वत पर, रॉकीज पर्वत पर। और आपको पता है भारत ने जो चिनूक नाम का जो आपको विमान लिया था, वह चिनूक नाम का किससे लिया था, अमेरिका से लिया था। जैसे राफेल किससे लिया है, फ्रांस से लिया है। उसी तरह से चिनूक जो एक हल्का लड़ाकू विमान है, वह हम लोग किससे लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, चिनूक जो है कि अमेरिका का हवा है या कनाडा का हवा है, अर्थात रॉकीज पर्वत का है, क्योंकि रॉकीज पर्वत अमेरिका में स्थित है। समझ में आ गया। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं आपका फॉन, फॉन
फोन नाम का जो हवा चलता है वह आल्प्स पर्वत पर चलता है। किस पर्वत पर? आल्प्स पर्वत पर चलता है। और आल्प्स पर्वत का सबसे अधिक जो विस्तार है वह स्विट्जरलैंड में है। कहां में है? स्विट्जरलैंड में है। इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा फोन किस देश में, तो स्विट्जरलैंड में। यह फोन किस पर्वत पर, तो आल्प्स पर्वत पर है। किस पर्वत पर है? आल्प्स पर्वत पर है, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका जो है कि एक और पर्वत जिसका नाम है आपका डॉक्टर हवा के नाम से हरमट्टन हवा को जानते हैं। किस हवा को जानते हैं? हरमट्टन हवा को जानते हैं, आप लोग याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका खमसीन। कौन बात करते हैं? खमसीन में मो आ रहा है तो मो से निकाल दीजिएगा मिस्र। क्या निकाल दीजिएगा? मिस्र। वहीं अगर हम बात करते हैं हबूब, क्या बात करते हैं? हबूब। तो हबूब सूडान का हवा है। कहां का हवा है? हबूब सूडान का है। और सूडान की राजधानी खार्तूम है। सूडान का राजधानी कहां है? खार्तूम। वहीं अगर हम बात करते हैं नॉर्दर्न पूछे या नार्टी पूछे, दोनों हम मारेंगे कहां में? तो मारेंगे अमेरिका में। नॉर्दर्न नार्टी दोनों कहां है? अमेरिका में। और चिनूक भी कहां का है? अमेरिका का। वहीं अगर हम बात करते हैं विली विली, तो विली विली ऑस्ट्रेलिया का है। विली विली कहां का है? ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इसी तरह में कहता है विली वाव अलास्का का है। विली वाव कहां का है? अलास्का का है, याद रखिएगा। और अलास्का को ये 1000 द्वारों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो है कि केप डॉक्टर हवा को याद रखिएगा, हम लोग टेबल ब्लॉक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टेबल ब्लॉक के नाम से जानते हैं, आप लोग याद रखिएगा। तो जितना भी आपको चीज यहां पर बताए जो है कि आप याद रखिएगा, यहां पर जो फोन हवा बताए, फोन जो है वह अंगूर पकाने वाली हवा है। क्या पकाने वाली? अंगूर पकाने वाली हवा है फोन, आप लोग याद रखिएगा, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, आप लोग अगला सवाल बताइएगा कि देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो आपको ये लास्ट सवाल बता देते हैं अच्छा से, फिर जो है कि आप उसको थोड़ा सा हम 10 से 20 क्वेश्चन आपको साइंस का बताएंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर जो है कि निर्वाचन आयुक्त का, तो सबसे पहले यहां पर हमको समझना पड़ेगा निर्वाचन आयोग। क्या समझना पड़ेगा? निर्वाचन आयोग। आप लोग को बता दें, जैसे अभी वर्तमान समय में 18वां लोकसभा चुनाव हो रही है, तो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो या विधान परिषद का चुनाव हो या राज्यसभा का चुनाव हो या आपको राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, तो ये सारा चुनाव करवाने का जो आपका जो रहता है उत्तरदायित्व, वो रहता है आपका जो है कि भारत निर्वाचन आयोग का, जिसको हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो समझिएगा, निर्वाचन आयोग या उसी को हम लोग बोल देते हैं चुनाव आयोग। क्या बोल देते हैं? चुनाव आयोग। और इसका स्थापना याद रखिएगा 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसका स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसीलिए प्रत्येक 25 जनवरी को हम लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस मनाते हैं। और यह चीज मनाना शुरू किया है 2011 से। कब से शुरू किया है? 2011 से शुरू किया है, याद रखिएगा। और निर्वाचन आयोग का सबसे मुख्य काम होता है चुनाव करवाना। और याद रखिएगा, उसी तरह से जो पंचायत का चुनाव हो गया, नगर पालिका का चुनाव हो गया, ये सब चुनाव करवाने का जो उत्तरदायित्व होता है वह राज्य सरकार का होता है। किसका होता है? राज्य सरकार। जैसे आप लोगों को पता है, निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख किया गया है वह अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक किया गया है। अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक हम लोग निर्वाचन आयोग पढ़ते हैं। और निर्वाचन जो है वह भाग 15 में है। किसमें है? भाग 15 में के अंतर्गत निर्वाचन आयोग है। और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। तो समझिएगा, अर्थात जब इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद में है तो यह एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। और भारत के अंदर में जो पहले चुनाव आयुक्त बने थे, जब इसका स्थापना किया गया था ना, यह एक सदस्य आयोग था। कितने सदस्य आयोग था? एक सदस्य आयोग था जब इसका स्थापना किया जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव का प्रेशर बढ़ता गया, काम बढ़ता गया, तो 1993 ईस्वी से यह एक 3 सदस्य आयोग बन गया। कितना सदस्य आयोग बन गया? 3 सदस्य। अर्थात यह एक बहु सदस्य आयोग बन गया। समझिएगा, तो क्वेश्चन पूछेगा कि निर्वाचन आयोग एक कितने सदस्य आयोग है? तो 3 सदस्य आयोग है। और प्रारंभ में कितना सदस्य था? तो 1 सदस्य था। तो भारत के अंदर में जो पहले चुनाव आयुक्त बने थे, समझिएगा, वो सुकुमार सेन बने थे। कौन बने थे? भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन बने थे? सुकुमार सेन बने थे। आप लोग याद रखिएगा। वहीं भारत के अंदर में पहली
पहली महिला चुनाव आयुक्त पूछेगा तो या मारिएगा वी.एस. रमा देवी। क्या मारिएगा? वी.एस. रमा देवी। वी.एस. रमा देवी भारत के अंदर में पहली महिला चुनाव आयुक्त और भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। और इस तरह से अगर देखिएगा आप तो वर्तमान समय में भारत के 25वें नंबर के जो चुनाव आयुक्त चल रहे हैं वर्तमान में, वो राजीव कुमार चल रहे हैं। कौन चल रहे हैं? राजीव कुमार चल रहे हैं। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो भारत के अंदर में जितने भी पार्टी को राष्ट्र पार्टी का दर्जा दिया जाता है या राज्य पार्टी का दर्जा दिया जाता है, वह चुनाव आयोग देती है। वहीं भारत के अंदर में अगर बात करते हैं विभिन्न प्रकार के पार्टी को जो ये चुनाव चिन्ह देता है, चुनाव चिन्ह, जैसे आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है वह क्या है? तो आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू छाप है और इसका स्थापना 2012 में हुआ था। तो यह सब सारा काम करने का उत्तरदायित्व किसका है? निर्वाचन आयोग का है। आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर जो है कि थोड़ा साइंस ले लेते हैं, 10-20 क्वेश्चन। हाँ, साइंस ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम जो है कि ब्रेक करेंगे। तो समझिएगा साइंस का क्वेश्चन, जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा साइंस का हम लोग आप लोगों के लिए लाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग बताइएगा ग्रेनोकाइट किसका अयस्क है? कैडमियम का। ग्रेनोकाइट कैडमियम का अयस्क है। वहीं आपको बताए थे मिलेराइट, मिलेराइट निकेल का है। नहीं, हम लोग देखते हैं कि अगर आपको हम बार बार बताते हैं, जब आपको टिकट नहीं रहता होगा स्टेशन पे तो टीटी के डर से आप लोग भीड़ में मिलके जो है कि निकल जाते होंगे, भीड़ में मिलकर निकल जाते होंगे। इसका मतलब है कि भीड़ में मिलकर यानी कि मिलेराइट, मिलकर यानी कि मिलेराइट। अब मिल के आप क्या कर देते हैं? निकल जाते हैं, यानी बाहर निकल जाते हैं। और बीच में अगर धरा जाते होंगे तो फिर तब आपको फाइन भरना पड़ता होगा। तो मिलेराइट किसका अयस्क है? निकेल का। यानी मिल के निकल लीजिए, मिल के निकल लीजिए। बस आप याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि किस यौगिक का प्रयोग पनडुब्बी जहाज तथा अस्पताल आदि की बंद हवाओं को शुद्ध करने के लिए होता है? तो याद रखिएगा सोडियम पर ऑक्साइड। सोडियम पर ऑक्साइड का प्रयोग जो करते हैं वह बंद हवा को शुद्ध करने के लिए। अगला क्वेश्चन बताना है कैंसर रोग के इलाज में किस तत्व के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट का। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और विटामिन B12 में भी कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट। और विटामिन B12 का रंग जो होता है वह गुलाबी होता है। कैसा होता है? गुलाबी होता है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है आपका साइनोकावालामीन। क्या है? साइनोकावालामीन। और विटामिन के का रासायनिक नाम है फिनोक्विनोन। क्या है? फिनोक्विनोन, याद रखिएगा। और विटामिन के जो होता है वह हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। वहीं आपका विटामिन के साथ साथ आपका जो है कि कैल्शियम भी करता है। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका फाइब्रिनोजन, वह भी जमाने में काम करता है। थ्रोम्बिन भी जमाने में काम करता है। लेकिन हिपेरिन नाम का जो प्रोटीन उत्तक होता है वह खून को नहीं जमने देता है, आप लोग याद रखिएगा। और खून का जो अध्ययन कहलाता है वह हेमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हेमेटो। देखिएगा यहाँ कंफ्यूज करता है बार बार बच्चा। एक होता है आपका हेपेटोलॉजी, एक होता है हेपेटोलॉजी और एक होता है हेमेटोलॉजी। तो जिसमें मो लगा हुआ है, तो मो का मतलब आप लोग को मार देना है जो है कि खून का अध्ययन। किसका अध्ययन? खून का अध्ययन। वहीं हेपेटो में मार देना है यकृत का अध्ययन। किसका अध्ययन? यकृत का अध्ययन। और गुर्दा का अध्ययन क्या होता है? तो गुर्दा का अध्ययन होता है नेफ्रोलॉजी। क्या होता है? नेफ्रोलॉजी। और गुर्दा की इकाई का नाम होता है नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन। वहीं अगर हम बात करते हैं मस्तिष्क का अध्ययन, तो मस्तिष्क का अध्ययन होता है फ्रेनोलॉजी। क्या होता है? फ्रेनोलॉजी। वहीं अगर हम बात करते हैं तंत्रिका तंत्र की इकाई का नाम क्या है? न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। और तंत्रिका तंत्र का अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी। क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। तो आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम आज यहीं पर अपने सेशन बिहार पुलिस को हम समाप्त कर रहे हैं। बस आप लोग अधिक मेहनत कीजिए और सफलता पाइए, अपने और माँ पिताजी के नाम को रोशन कीजिए। तो चलिए आज के हम सेशन को समाप्त कर रहे हैं यहीं पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।